हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम और आप सभी का स्वागत है VSP ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने पहले के 1912 तक के जो अधिवेशन हुए थे उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे उसके बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ से 31वां अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था 1916 में, यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। और कांग्रेस जो पहले 1907 में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। तो ये नरम दल व गरम दल इस अधिवेशन में एक हो गए थे, इनमें समझौता हो गया था। और जो इसमें मेन रोल जो प्ले किया था इसको एक करने में, वो तिलक और एनी बेसेंट का रहा था। फिर जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, ये दोनों एक हो गई थी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से। तो इस समझौता जो हुआ था उसको लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर और इसके साथ ही मुस्लिम लीग का जो एक डिमांड था कि उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए, उसको भी स्वीकार किया गया था इसमें कांग्रेस के द्वारा। और मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपको बता दूं, एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की प्रॉब्लम के बारे में बताया था। तो इसी के बाद 1916 का ये हुआ और 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप। और जो बाल गंगाधर तिलक का जो एक फेमस जो स्टेटमेंट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, वो इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा था। ये भी याद रखेंगे हम। कांग्रेस ने मार्ले मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दी थी जो 1909 में हुई थी, उसको यहाँ पे अपनी सहमति प्रदान की थी कांग्रेस ने। 32वां अधिवेशन कलकत्ता 1917, इसके अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। आप दोनों तरह से देख सकते हैं, प्रथम विदेशी महिला या फिर प्रथम महिला अध्यक्ष। तो अगर ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं तो ये ऑटोमेटिक प्रथम विदेशी तो थे ही, तो विदेशी महिला भी हो जाएंगी अध्यक्ष। और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। फिर 33वां अधिवेशन जो था वो दिल्ली में हुआ था 1918 में। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय और इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया था। इसमें कांग्रेस का दोबारा विभाजन हो गया था। जो 1907 में एक बार विभाजन हुआ था, फिर ये 1916 में एक हो गया था, लेकिन फिर से 1918 में ये फिर से अलग हो गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन वैलेंटाइन सिरोल से संबंधित मुकदमे के सिलसिले में वे ब्रिटेन चले गए थे। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है। आपको एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उनमें बाल गंगाधर तिलक ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो कभी भी कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। एक बार उनको यहाँ पे मौका मिला था, बट उसमें भी उनको मुकदमे के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, तो इसलिए वे इसकी अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। तो क्वेश्चन इस तरह से एक पूछा जाता है, पेपर में पूछा गया है कि कांग्रेस के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नेता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक।
वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। मैक्स मुलर ने तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात 17 फरवरी 1898 को प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक से एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो स्टेटमेंट आता है कि मैक्स मुलर ने किसकी वकालत करते हुए ये कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये स्टेटमेंट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ऐसे नहीं पूछता है, बल्कि ये स्टेटमेंट दे देगा संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, और पूछेगा कि यह स्टेटमेंट किसका है, तो आपको आंसर देना होगा मैक्स मुलर। ठीक है। केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा हुई थी। तो केसरी में उन्होंने एक लेख निकाला था जिसके आधार पर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनको 6 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। मांडले जेल वर्मा में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। तो जो सज़ा इनको 6 साल की सुनाई गई थी, तो इनको मांडले जेल में रखी गई थी। मांडले जेल वर्मा में थी। तो यहाँ पे इन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व और शिव महोत्सव का शुभारंभ किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन जो था वो 1918 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। आपको एक चीज़ बता दूं कि एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि जो लॉर्ड वेलिंगटन था वो इस अधिवेशन में भाग लिया था उसने, हालांकि वो उस टाइम पे गवर्नर अभी नहीं बना था। मौलिक अधिकारों की मांग की गई तथा रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श के लिए अधिवेशन था ये। तो आपको पता होगा कि रॉलेट एक्ट 1919 में लागू हुआ था, तो उस पर भी इस अधिवेशन में विचार किया गया था। 34वां अधिवेशन अमृतसर 1919 ईस्वी। इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और जालियांवाला बाग हत्याकांड की इसमें निंदा की गई थी। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। आपको पता है कि खिलाफत आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, तो उसके पहले यहाँ पे उस आंदोलन को समर्थन देने का इसमें निर्णय लिया गया था। 35वां अधिवेशन नागपुर 1920। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे वी राघवाचारी। चितरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पे रखा था, पेश किया था। पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजन की बात कही गई। प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को आप याद रखेंगे। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन 1920 में, इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। और फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, इसी अधिवेशन में रखा। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का इन लोगों ने विरोध किया था, परंतु यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया था। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद 1921। इसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास, लेकिन जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की और चितरंजन दास का भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। फिर जो अगला अधिवेशन हुआ 37वां अधिवेशन, वो गया में हुआ 1922 में, तो इसकी अध्यक्षता चितरंजन दास ने की। और 1923 में होने वाली चुनाव में भागीदारी की बात की गई, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। तो जो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ऐसे लोग थे जो 1923 में जो चुनाव होने वाली थी उसमें भाग ले करके और सरकार के बीच में जा कर के उनसे लड़ाई करने की बात करते थे, बट कांग्रेस ने इसको खारिज कर दिया। तो चितरंजन दास ने इससे नाराज होकर के इस्तीफ़ा दे दिया और 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसमें ये स्वयं इस पार्टी के अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे। 39वां अधिवेशन बेलगांव 1924 ईस्वी में।
आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से अलग हो गए थे। ये 1916 में एक हुए थे और फिर 1924 में ये अलग हो गए। इस अधिवेशन में गांधी-दास पैक्ट को स्वीकृति दी गई थी। 40वां अधिवेशन कानपुर 1925 ईस्वी में। इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आप पहले देख चुके हैं कि 1917 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी और वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, लेकिन वो विदेशी थी। यहाँ पे सरोजनी नायडू जो हुई वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई। इस अधिवेशन में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किंतु पारित नहीं हो सका, पेश किया गया था लेकिन ये पास नहीं हो सका था यहाँ से। सरोजनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था। तो ध्यान दीजिए कि ये 1916 में पहली बार हिस्सा ली थी, लेकिन 1925 में इनको अध्यक्षता करने का मौका मिला था। 41वां अधिवेशन गुवाहाटी 1926। इसके अध्यक्ष थे एम श्रीनिवास अयंगर और इस अधिवेशन में कांग्रेस नेताओं को खादी के वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 42वां अधिवेशन मद्रास 1927। इसके अध्यक्ष थे मुख्तार अहमद अंसारी और इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो आपको बता दूं कि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और चूँकि इसमें जितने भी सदस्य थे सभी गोरे थे, अंग्रेज थे, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा था। और इसी विरोध करने के क्रम में लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज किया गया उससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये साइमन कमीशन की बात हो गई यहाँ पे। फिर 43वां अधिवेशन जो हुआ वो कलकत्ता में हुआ 1928 में। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने की बात की गई और ये भी कहा गया कि अगर स्वीकार नहीं होने पर अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसमें कांग्रेस का एक विदेश विभाग भी स्थापित किया गया था और इसी अधिवेशन में भगत सिंह ने भाग लिया था। भगत सिंह ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। 44वां अधिवेशन लाहौर 1929। ये बड़ा ही फेमस अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास हुआ था, तो लाहौर में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो अधिवेशन था वो किस नदी के किनारे हुआ था, तो रावी नदी के किनारे हुआ था ये। और इसमें जो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो आपको पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो स्वतंत्रता दिवस पहले मनाया जाता था 26 जनवरी को, बट जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। लेकिन चूँकि ये इतिहास में इस दिन का अपना एक महत्व था, तो इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। अब चूँकि आपको पता है कि हमारा संविधान 22 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और हालांकि कुछ भाग को यहाँ पे इसी दिन लागू भी कर दिया गया था, लेकिन 2 महीने बाद ही लगभग 26 जनवरी आने वाला था। तो सब लोगों ने सारे नेताओं ने ये डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो इसलिए 2 महीने का जो होल्ड किया गया था ताकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाए। तो ये बात आप याद रखेंगे। पहले 26 जनवरी को देश की आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 45वां अधिवेशन कराची 1931
और आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। 1929 के बाद 1930 का गैप हुआ, फिर 1931 में जो अधिवेशन हुआ कराची में, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। और इस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग को शामिल किया गया था और जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया था उसमें, और आर्थिक नीति से संबंधित एक प्रस्ताव भी रखा गया था। गांधी जी को प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति दी गई थी। तो जो गांधी इरविन जो समझौता था वो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए किया गया था। चूँकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और 1931 में इस पर समझौता हुआ था, तो उसको इस अधिवेशन में स्वीकृति दी गई थी। और जो ये अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन, इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। पॉइंट आप याद रखेंगे। 48वां अधिवेशन बम्बई 1934, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी इस अधिवेशन में। अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे महात्मा गांधी। मंत्री श्री कृष्ण दास। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष हुए महात्मा गांधी और मंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। फिर इस अधिवेशन में कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में भी मनाया गया था ये अधिवेशन। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। ओके। 49वां अधिवेशन लखनऊ 1936 में, इसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई और कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया, तो इसका आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936। 50वां अधिवेशन फैजपुर बंगाल, और ये 1937 में हुआ। तो ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था और इसमें 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा बनेगा कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जो पहली बार गांव में हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन 1937। 51वां अधिवेशन जो था वो हरिपुरा गुजरात 1938 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। और इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी और इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल करने की नीति को अपनाया गया था। तो ये एक फिर अच्छा क्वेश्चन हो गया कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने रजवाड़ों को भी शामिल किया था स्वतंत्रता के लड़ाई में, तो ये याद रखना है आपको। 52वां अधिवेशन त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर 1939। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था। तो इसी वजह से इनके और गांधी जी के बीच में विवाद हो गया था और जिसके कारण इन सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और उनके इस्तीफा देने के बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। 54वां अधिवेशन मेरठ, ये 1946 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था, अतः कृपलानी अध्यक्ष बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा
JB कृपलानी। नवंबर 1947 में इस्तीफा दिया अतः डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। उसके बाद में फिर इन्होंने 1947 में रिजाइन किया, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। अब कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे कम उम्र में और सबसे अधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं अबुल कलाम आज़ाद। और जब देश आज़ाद हुआ तो जो मंत्री परिषद बनी थी उसमें ये शिक्षा मंत्री बने थे। कांग्रेस के बारे में वायसराय कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ियाँ गिन रही है। फिर लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हो रहा था तो उसमें लॉर्ड डफरिन ने इसके सदस्यों को गार्डन टी पार्टी दी थी। बट फिर उसके 2-3 अधिवेशन के बाद जब आर्म्स एक्ट पारित हुआ था तो उसमें विवाद के बाद जो डफरिन का नज़रिया था कांग्रेस के लिए वो एकदम से चेंज हो गया था। आप फर्स्ट वीडियो पहले देखेंगे फिर आपको एकदम क्लियर अच्छे से समझ आ जाएगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उस वीडियो की लिंक है, आप वहाँ से उस वीडियो को देखिए। फिर यहाँ इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और तिलक ने कहा था कि वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके संबंध में ये कहा जाता है कि ये सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत है, यानी सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था। इन लोगों का कहना था कि लॉर्ड डफरिन ने अपने सेफ्टी के लिए इस कांग्रेस का निर्माण किया है। तो इस तरह से हमारा कांग्रेस का ये अधिवेशन वाला वीडियो समाप्त होता है यहाँ पे। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।